ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अगर अभी चुनाव हो तो। सर्वे के नतीजों पर हम आगे बढ़ते हैं। कितनी भ्रष्ट है केंद्र की सरकार। IBN 7 के लिए हुए CSDS के सर्वे में 41% लोग मानते हैं कि केंद्र सरकार बहुत भ्रष्ट है, 32% लोग मानते हैं कि कुछ भ्रष्ट है, जबकि 8% लोग केंद्र सरकार को भ्रष्ट नहीं मानते। क्या केंद्र में UPA को मिले एक और मौका मिलना चाहिए? 21 राज्यों में हुए सर्वे के मुताबिक 53% लोग UPA को फिर मौका देने के पक्ष में नहीं है। उत्तर भारत में 55%, दक्षिण भारत में 52%, मध्य भारत में 49%, पश्चिम भारत में 57% और पूर्वी भारत में 48% लोग UPA को केंद्र में फिर मौका देने के पक्ष में नहीं। केंद्र को लेकर कुल संतुष्टि स्तर कितना है? 21 राज्यों में किए गए सर्वे के मुताबिक देश भर में संतुष्टि स्तर +3 है। इसकी हम एक्सप्लेनेशन बाद में लेंगे। बड़े शहरों में -4, नगरों में +5 और गांव में +2 है। मैं ये जानना चाहता हूं, संजय आपके पास में आना चाहता हूं कि बहुत भ्रष्ट है और कुछ भ्रष्ट है, तो मतलब अगर कुछ भी भ्रष्ट है तो क्या अपने आप में ये काफी नहीं है? वो लेवल जो लोगों के गुस्से का लेवल है। जब आपने पूछा कि आपके हिसाब से बहुत भ्रष्ट है या थोड़ा बहुत भ्रष्ट है, नेचुरली थोड़ा बहुत भ्रष्ट है तो वो भ्रष्ट ही है। दोनों की कैटेगरी, आंसर कैटेगरी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जैसे ही दोनों को अगर आप आंकड़ों को मिला दें तो बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाई पड़ता है। इसीलिए दर्शकों के सुविधा के लिए कि कितने लोग हैं जो बहुत नाराज हैं और कितने लोग हैं जो नाराज हैं, मतलब कहते हैं आप भ्रष्ट तो है। इसमें सबसे रोचक आंकड़ा ये है कि कुछ 8% के अनुसार भ्रष्ट नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत रोचक 8% लोग मानते हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट बिल्कुल नहीं है। ये आंकड़ा आम आदमी पार्टी के टोटल वोट शेयर से ज्यादा है। एक बात और मैं जो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, आजकल एक SMS चल रहा है कि अगर आपको ब्लैंक कॉल आए तो बुरा मत मानिए, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, एक पॉलिसी पैरालिसिस था, पॉलिसी पैरालिसिस को अगर हम छोड़ दें, भूल जाएं, उसको हम एक्यूजेशन भी मान ले, हुआ क्या पिछले कम से कम नहीं तो 3 सालों में क्या हुआ इस सरकार को? देखिए, पॉलिसी मतलब इनर्शिया जैसे हो जाता है एकदम। एक तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि पॉलिसी पैरालिसिस था या है। मैं वही कह रहा हूं, एक्यूजेशन भी हो सकता है ये। हाँ, ये जरूर बात है। पॉलिसी जो थी मेरे मुताबिक बिल्कुल गलत थी। तो हमें एज हिस्टोरियंस, एज पॉलिटिकल एनालिस्ट ये देखना चाहिए, ये सवाल का जवाब लेना चाहिए कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल। वाज इट सोनिया गांधी? वाज इट मनमोहन सिंह? ये नहीं हो सकता कि दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। मेरे को खत्म, क्योंकि उनके विचार काफी अलग हैं। तो इसलिए पॉलिसी पैरालिसिस बिल्कुल नहीं था। आपने लैंड एक्विजिशन बिल लाया, आपने फूड सिक्योरिटी बिल लाया, आपने पता नहीं क्या क्या लेके आ गए, ठीक है। तो ये पॉलिसी पैरालिसिस बिल्कुल नहीं है, गलत पॉलिसी जरूर है। भूपेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, संजय मैं आपका, आई एम रियली वेटिंग टू हियर योर व्यू ऑन दिस। पुरुषोत्तम जी आपका भी, जो एक दफे हमने पहले भी ये शब्द हमने मेंशन किया, ह्यूब्रिस। जी। परम आनंद की स्थिति हो गई है, सब कुछ ठीक ठाक है। डिस्कनेक्ट जो पिछले 3 साल में देखने में आया, आपने भी इससे नोटिस किया कि डिस्कनेक्ट है जनता से, और अगर स्कैम्स हो रहे हैं होने दो, आंखें मूंद ली। देखिए, मेरे दिमाग में एक पत्रकार के नाते एक मनमोहन सिंह का एक चित्र है जो कि घर कर गया है मेरे दिमाग में। वो ये कि पिछले वर्ष आपको याद होगा विनोद जी कि सडनली यकायक जो है महंगाई बढ़ रही थी, खाद्य पदार्थों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि आप राष्ट्र के नाम कुछ आप संदेश दीजिए। संसद जो है स्थगित हो गई थी। प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन पर जाकर उन्होंने वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, देखिए, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अब एक ऐसे समय में जब लोग त्राही त्राही कर रहे थे, लोग चाहते थे कि कोई मर्म उनके ऊपर लगाए, हमारे प्रधानमंत्री जी आके बोले कि देखिए साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता। ह्यूब्रिस का एक वही हिस्सा है ये। जब आपको ऐसा लगने लगे कि जो कुछ हो रहा है मैं तो ठीक कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, अगर उसका इल्जाम ही अगर गलत आ रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? बहुत संक्षिप्त में आप कहते हैं। एरोगेंस, इनसेंसिटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल की ही कमी नहीं, कम्युनिकेशन करने की अनिच्छा। आप कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, और कम्युनिकेट किए बिना आप एक डेमोक्रेसी में सरकार कैसे चलाएंगे और क्यों चलाएंगे? तो उसके नतीजे आप देख रहे हैं। जो आपने अभी चुटकुला सुनाया कि वो अगर मिस्ड कॉल आती है, ब्लैंक कॉल आती है तो वो कैंपेन है। तो ये जो, और ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरी की पूरी पार्टी। जी, आप
कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, लोगों तक जाना ही नहीं चाहते, और जाते हैं तो फिर एक अजीब तरह की एरोगेंस के साथ जाते हैं। कोई जिम्मेवारी आप लेने को तैयार नहीं है। टेक्निकल ये नोशनल लॉस है, वो नोशनल लॉस है या नहीं है, लेकिन आप उसको पॉलिटिकली कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये चीज है। वो आप कांग्रेस को नतीजों उसके जी हम आप खत्म करिए फिर मैं जी जरा आगे बढ़ते हैं। किस आधार पर वोटिंग होगी इस दफे? सर्वे के मुताबिक 45% लोग पार्टी के आधार पर वोटिंग करेंगे, 27% स्थानीय उम्मीदवार को देकर वोट करेंगे और 17% पीएम उम्मीदवार के आधार पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। संजय, ये तो बड़े अजीबोगरीब फाइंडिंग है। इसमें तो नरेंद्र मोदी बहुत कम नीचे, सबसे नीचे आ गए, मतलब पार्टी के आधार पर स्थानीय उम्मीदवार और फिर पीएम का उम्मीदवार। जी दरअसल ये इसमें कोई विरोधाभास दिखता है आपको या नहीं? मुझे नहीं दिखता। ये दरअसल फंडामेंटली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक इंडियन एवरेज वोटर बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रख करके वोट करता है। टॉकिंग पॉइंट के तौर पर फैशनेबल लफ्ज उस वक्त कुछ भी चल जाएं तो पार्टी संसदीय लोकतंत्र में इंपॉर्टेंट है, इस बात की समझ हिंदुस्तान का हर वोटर जानता है, पहली बात। दूसरी बात, इस वक्त चूंकि लीडरशिप एब्सेंट थी, इसलिए यहां पर एक मैं लीडर हो सकता हूं और ताकतवर लीडर हो सकता हूं, ये नैरेटिव ज्यादा जोर से सुनाई पड़ रहा है और कुछ लोग कन्विंस हो रहे हैं, क्योंकि देश में एक बड़ी बेचैनी है कि हमारे पिछले 5 साल क्रिमिनल तरीके से वेस्ट हुए बड़ी अपॉर्चुनिटी के। तो एक तरफ मोदी की कोशिश है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन बना करके दिखाने की, फंडामेंटली पार्लियामेंट्री तौर पर जब हम वोट करते हैं तो पार्टी, उम्मीदवार और हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, तीनों का मिश्रण है ये। देखिए, तीनों का मिश्रण तो ये आपका तर्क है। मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ आप मतलब अलग अलग एज ग्रुप से 34% वोट, 17% वोट, 38% वोट, अलग अलग एज ग्रुप से आप मोदी को 34, 38, 40 इतने वो दे रहे हैं और यहाँ 17%। मुझे जरा इसको समझा दीजिए। देश भर के जो आंकड़े हैं उसका एवरेज 17 आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, सिर्फ एक राज्य है जहां पे कि ज्यादातर लोग कहते हैं हम प्रधानमंत्री को देख के दे रहे हैं, वो है झारखंड। लेकिन जो राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, ऐसे 4-5 राज्य जहां पे कि ये आंकड़ा करीब 28 से 30% तक है, जो लोग कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के पद को देख कर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को देख के वोट दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये आंकड़ा उससे बड़ा नहीं है जो लोग कहते हैं कि हम पार्टी को देख के वोट दे रहे हैं। और मुझे लगता है संजय जी जैसा कह रहे हैं, बिल्कुल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये एक्सपेक्ट करना कि प्रधानमंत्री को के पद को, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को देख के इतने सारे लोग वोट देंगे, मुझे लगता है ये अपने आप में आंकड़ा बड़ा है। कोई लेकिन विनोद जी, मैं इन दोनों तर्कों से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता, संक्षिप्त में बिल्कुल अग्री नहीं करता। और उसका उदाहरण राजनाथ सिंह जी हैं कि राजनाथ सिंह जी ने जब ट्विटर पर यह लिखा कि अब की बार भाजपा सरकार 2 मिनट में उनको अपना ट्वीट वापस करना पड़ा, अब की बार मोदी सरकार, तो फिर ये कहाँ का तर्क हुआ कि नहीं पार्टी को वोट दिया जा रहा है? नहीं, देखिए ये मतदाता नहीं ले रहा है। मुझे आगे बढ़ना है। पार्टी की जगह आइडियोलॉजी। ठीक, मैं मैं आपसे पूरा जवाब लूंगा। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सर्वे के नतीजों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अगर अभी चुनाव हो तो। और मेरे साथ मेरे मेहमान बने हुए हैं सुरजीत। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि थोड़ी भ्रष्ट, ज्यादा भ्रष्ट, मौका मिले ना मिले। आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त? मैं वैसे भूल गया कि क्या कहने वाला था उस वक्त, मगर उस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था। मैं यही कहना चाह रहा था कि अब मेरे ख्याल आपने उसमें ये था कि वोट पार्टी को जाएगा, लोकल कैंडिडेट को जाएगा या पीएम का जो कैंडिडेट है उसको जाएगा। बिल्कुल ठीक। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पार्टी का जो लफ्ज है यहाँ पे, वो लोगों के लिए आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करता है। कि जब मैं देखता हूं कि ये भाजपा है, जब मैं देखता हूं ये कांग्रेस है, जब मैं देखता हूं ये आप है, तो मेरे को लगता है ये एक आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे और इसलिए मैं उनको वोट देता हूं। मगर एक और छोटी सी बात कि लीडरशिप का भी बड़ा मामला है इसमें, क्योंकि अगर आप देखें, चाहे हमारा तो यहां छोड़ दो, क्लिंटन जो था वॉज मच मोर इफेक्टिव देन एल गोर, सेम आइडियोलॉजी, सेम एवरीथिंग। तो सब चीजें इसमें मिली जुली हैं। जो ये कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी, पार्टी से मतलब आइडियोलॉजी, क्या हम ये माने कि हिंदुत्व जो है
या तो उसको जनता ने स्वीकार कर लिया है, ऐसा मुझे वाकई हाँ, या जो हमारा मिजाज है पूरे मुल्क का, जो सामूहिक सोच है, जिसका लोग मजाक भी उड़ाते हैं कई दफे सेक्युलर के नाम पर, ठीक है ना, मजाक भी उड़ाना शुरू किया लोगों ने, या तो वही है और भाजपा विल बी द न्यू कांग्रेस। आप क्या देखते हैं? नहीं, भाजपा विल बी द न्यू कांग्रेस और नॉट, ये अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना, अभी इसके लिए समय चाहिए। लेकिन एक बात सही है कि भाजपा ने अपनी जो पारंपरिक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसका तो विस्तार किया, उसको तो उन्होंने ट्रांसेंड किया है। भाजपा को अब आपको अपर कास्ट की, बनियों की और इस तरह की पार्टी नहीं कह सकते, वो पिछले 30 साल से नहीं रही है। वो बन गई थी पार्टी ओबीसी की, उसमें उसने और विस्तार किया है। और इसलिए ये कहना कि ये जो भाजपा का या नरेंद्र मोदी का वोटर है ये पर से हिंदुत्व का भी वोटर है, ये मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। विल यू लाइक टू कमेंट वेरी क्विकली, 30 सेकेंड्स? मुझे लगता है कि बहुत सारे राज्यों में, खास तौर पे जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पक्ष में हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। योर फाइनल कमेंट? सर, मेरा ये मानना है इसमें कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर नहीं, इस बात का टेस्ट है इस बार कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी, दिमाग से जो ओरिजिनली उद्यमी आबादी थी, क्या वो राइट विंग इकोनॉमिक पॉलिसी पर भरोसा करने की तरफ बढ़ी है। ये चुनाव ये डिफाइन करेगा कि हम सेंटर से राइट सोच रहे हैं या सेंटर से लेफ्ट सोच रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद मेहमानों का, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहेंगे, बहुत सारे हमारे मेहमान। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात होगी राष्ट्रीय तस्वीर की। CSDS के सर्वे के आधार पर किस पार्टी को कितनी सीटों का अनुमान